AK-47 या 6 बैरल ड्रिलिंग से पहले के ज़माने में एक तलवारबाज परिवार था जो आधी दुनिया पर राज करता था। रन कैंडर वंश, जहां पैदा होने वाले सभी बच्चों का वंश ऐसा होता था जो उन्हें लिंग की परवाह किए बिना बेहतर शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ प्राकृतिक प्रतिभा भी प्रदान करता था। रन कैंडर परिवार ने असाधारण साहस और जंगली जानवरों जैसी असाधारण शक्ति के साथ दुनिया पर राज किया, जो लड़ाई और विजय में माहिर थे। लड़ाई, विजय और प्रभुत्व को अपनी विशेषताएं बनाकर उन्होंने वार किए। जिन गुलामों को वे चाहते हैं उन्हें मारना, उखाड़ फेंकना और इकट्ठा करना, धन दौलत और शोहरत वापस लाना, एक शानदार महल बनाना, और इसी महल में उनका जन्म हुआ। जिनून कैंडर परिवार के 11 बच्चों में सबसे छोटा है और कई अन्य पुरुष नायकों की तरह है। हालांकि वह देर से पैदा हुआ था और परिवार में अपने भाई बहनों की तरह उसके बाल काले या सफ़ेद नहीं बल्कि नीले थे, फिर भी उसे सबसे उत्कृष्ट होना था। भविष्य चुनने के समारोह में जो रन कैंडर परिवार की एक परंपरा है, जिनने परिवार के मुखिया की तलवार चुनी, जिसका अर्थ है परिवार का मुखिया बनने का चुनाव। उसने मुश्किल से अपनी नाक पोंछी और संस्थापक की तलवार के चुनाव को पहले से ही जानता था। रन कैंडर परिवार का प्रतीक वाक्य दिलचस्प था। यह चुनाव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पिता चाहते थे, एक बेमिसाल करियर के साथ, फूलों से भरे भविष्य की भविष्यवाणी। लेकिन इतने अच्छे भविष्य के साथ वह मुख्य पुरुष कैसे बन सकता था? पटक था कि अनुरूप ढलने के लिए उसे थोड़ा कष्ट सहना पड़ा, जैसे तलवारबाजी का हुनर न होना और समाज में सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया जाना। गुलाबों की बजाय जिंदगी ने उसे एक खट्टा फल दिया और उसे बिना चीनी मिलाए कच्चा ही खाने को मजबूर किया। अगर उसे पता होता कि भविष्य में वह तलवारबाजी नहीं सीख पाएगा तो उसने उस समय परिवार की तलवार क्यों चुनी? अब जब मैं यह कह रहा हूं तो यह बहुत अपमानजनक है। बड़ा होने के बावजूद वह अब भी तलवार अनाड़ीपन से चलाता है। परिवार के लोग उससे इतना घृणा करते हैं कि वे उसकी पीठ पीछे बात करने की भी जहमत नहीं उठाते, बल्कि उसके मुंह पर बात करते हैं। सदी का मजाक, रन कैंडर परिवार का एक सदस्य तलवार नहीं चला सकता। एक बार कहने पर लोग 3 साल तक हंसते हैं। यह रन कैंडर के लिए वाकई शर्म की बात है। अपमान, रन कैंडर का एक ऐसा इंसान जो रन कैंडर परिवार के मानकों से बहुत दूर है। हालांकि जिन्हें अभ्यास करने की और अभ्यास करने की, हमेशा अभ्यास करने की, हर दिन हाथ में लकड़ी की तलवार पकड़कर उसे आगे पीछे घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा यह है कि वह अभी भी रन कैंडर परिवार के सभी सदस्यों में सबसे दयनीय मूर्ख है। यह एक संक्षिप्त सारांश है। अब मुख्य समय रेखा पर वापस आते हैं। आज का दिन भी किसी और दिन की तरह है। मुख्य पुरुष अपनी तलवार चलाना जारी रखने के लिए परिवार के बड़े प्रशिक्षण मैदान में जाता है और जाहिर है कि वह शांति से अभ्यास नहीं कर पाएगा। वे कैसे? उसका भाई ऐसे बेहतरीन बदमाशी के निशाने को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? हाथ में लकड़ी की तलवार लिए उस संघर्षरत आकृति को देखकर काली डूरियन और सफ़ेद डूरियन तुरंत चिढ़ाने लगी। दरअसल चिढ़ाने से किसी का भला नहीं होता और न ही हमें कोई पौष्टिक चीज मिलती है। इससे आंखें चमकती हैं या बुद्धि बढ़ती है, लेकिन यह मज़ेदार जरूर है। सफ़ेद डूरियन उस पर हंसा और उस बेकार लकड़ी की तलवार को लहराया। काली डूरियन ने उपहास किया, छोड़ो भी, खास तलवार का इस्तेमाल नहीं करते तो इन 3 खुरदुरी तलवारों का इस्तेमाल क्यों करते हो? वह उस कहानी को याद कर रहा था कि कैसे जी ने अतीत में परिवार के मुखिया की तलवार चुनी थी। उनके लिए यह दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात थी। परिवार के मुखिया की तलवार कहाँ थी? वह उसे अभ्यास के लिए क्यों नहीं ले गया? वह लकड़ी की तलवार से अभ्यास क्यों कर रहा था? वह इतना चिंतित था कि जिन और क्या कह सकता था। सबको नंगी सच्चाई पता थी। वह बहस नहीं कर सकता था, वह तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास चुप रहने का ही विकल्प था। और जानते हो क्या? वे कहते थे कि उन्होंने बहस की, लेकिन अगर वे चुप रहते तो वे कहते थे कि चाओ के कान उदास हैं। संक्षेप में, यदि आप घृणा करते हैं तो आप केवल सांस लेने से घृणा कर सकते हैं। व्हाइट टूरियन ने देखा कि जिन ने जवाब नहीं दिया, तुरंत उसके साथ झगड़ा करने गया। काफी करीब आकर उसने अपना पैर उठाया और जोर से घुटने से मारा, सीधे उसके पेट पर निशाना साधा। और निश्चित रूप से यह एक प्रेम हमला नहीं था। इससे भी खास बात यह है कि रन कैंडर परिवार में एक विशेष शारीरिक प्रतिभा भी थी। इसे दर्दनाक X10 कहा जाना था। जिन तुरंत जमीन पर पीछे की ओर गिर गया, उसका पेट पकड़ लिया। यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन वह केवल अपने दांत पीस सकता था और इसे सहन कर सकता था। वह कमजोर था लेकिन किसी का कुछ नहीं कर सकता था। हर बार की तरह पुरुष प्रधान ने 2 लोगों को नजरअंदाज करने का इरादा किया। इस गहराई में जाकर उसने अभ्यास जारी रखा। मुड़कर उसने तलवार छोड़कर कहीं और अभ्यास करने का इरादा किया, लेकिन 2 डूरियन सिरों ने उसे जाने नहीं दिया। उसने पूछा कि उसने उस चीज का इस्तेमाल क्यों किया
और फिर सीधे उसके हाथ पर जोर से वार किया। किस तरह का हमला दुर्भावनापूर्ण था। उस हमले ने दीन को दर्द से दांत पीसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। यह न केवल क्रूर बल था, बल्कि अपमानजनक भी था। काले डूरियन ने अपनी मुट्ठी भींची और हंसा। उसने 5 मुख्य परिश्रम की भरपाई के लिए परिश्रम ही काफी है और प्रतिभा भी जरूरी है। काले डूरियन के बोलने के बाद सफेद डूरियन ने लकड़ी की तलवार उठाई और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। उसने मुंह खोला और जोर से हंसते हुए कहा कि यही वजह है कि कमजोरों को मौका नहीं मिलना चाहिए। जिन गुस्से से घूरने और उन्हें चीज वापस करने के लिए चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सफेद डूरियन ने उसकी लकड़ी की तलवार को धीरे धीरे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। किताब भी टूट गई, उसके रुकने की मिन्नतों के बावजूद, क्योंकि उन्हें लगता था कि कमजोरों को मौका मिलने पर, जिन्हें अवसर मिलते हैं, वे अपनी औकात भूलकर उम्मीद से चिपके रहते हैं, जिससे लोग घृणा महसूस करते हैं। इसलिए जिन जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही वे उन्हें रौंदते और कुचलते हैं। जो नई घास उगती है उसे तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। जैसे अभी, हालांकि वह रुकने की, शुतुरमुर्ग की तरह रुकने की मिन्नतें करता रहा, फिर भी उन्होंने उसे उसकी आंखों के सामने फाड़ा, तोड़ा और फेंक दिया। सफेद डूरियन ने उसका सिर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तुम क्या कह रहे हो? हम ये तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तुम बहस क्यों कर रहे हो? मुझे इसमें कोई अच्छी बात नहीं दिख रही। अब मेरा सिर दर्द कर रहा है। उसकी एक बाहों पर अभी भी लात मारी जा रही थी। उसके मुंह को लगातार अपमानित किया जा रहा था, कुचला जा रहा था, और फिर खुशी खुशी उसे तरह तरह से पीटा जा रहा था। पर शायद उसे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसे दूसरे लोगों को कोसना पड़ा। उन्होंने वेट नर्स को भी कोसा। कितनी कृतज्ञ किस्म की है। क्या वेट नर्सें तुम्हें यही सिखाती हैं? वेट नर्सों का जिक्र करते ही मुख्य पुरुष अचानक चौंक पड़ा। वह अब तक चुपचाप गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वेट नर्सों का जिक्र होते ही वह जोर से चिल्लाया, जे का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बेकार हो, सिवाय इसके कि उसने बस उन लोगों को अपनी कमजोरी बता दी, और स्वाभाविक रूप से वे उसे सबक सिखाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते, बस इंतजार करते कि जिनसे कोई मौका दिखाए और फिर वे उस पर हमला कर सके। क्योंकि खुलेआम लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना तो होना ही चाहिए था जिससे उसकी घृणा कम हो। हालांकि उसका बड़ा भाई अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और उसकी प्रतिभा भी न के बराबर थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि उसे इसकी आदत हो गई थी। अब उसे परवाह नहीं थी। अब उसे परवाह नहीं थी। वह बस अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था। अगर वह अपनी प्रतिभा की भरपाई के लिए पूरी कोशिश करता, तो एक दिन वह जरूर रनकैंडर कबीले का हिस्सा माना गया। कम से कम वह तो यही मानता था। जिन ने गहरी सांस ली, जमीन पर टिककर उस विश्वास को थामे रखने की कोशिश की, लेकिन उसे कबीले पर विश्वास था, लेकिन कबीले को उस पर विश्वास नहीं था। उसे बड़ा होने देना पहले से ही काफी मानवीय था। वे एक कलंक को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकते थे। इसलिए जिनको कबीले से निकाल दिया गया, यह ऊंची और चौड़ी दीवार, यह भव्य और मजबूत दरवाज़ा अब से उसका नहीं रहेगा। वहां खड़े खड़े उसे दर्द हुआ और वह खुद को रोक नहीं पाया। वह घुटनों के बल बैठ गया, जमीन पर गिरकर मुट्ठी भींच ली। क्या जिनरुन कैंडर? इसी क्षण से जिस व्यक्ति को उसके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए कबीले से निकाल दिया गया था, उसका कारण भी उजागर हो गया। इस प्रकार नायक ने आधिकारिक तौर पर 25 वर्ष की आयु में कबीला छोड़ दिया और बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर भटकने लगा। सौभाग्य से उस भटकन के दौरान उसकी मुलाकात अपने गुरु से हुई, यानी उसके गुरु ने उसे सड़क के किनारे उठा लिया, जिससे उसके जीवन में प्रकाश आ गया। तब से जिन को एहसास हुआ कि वह कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। केवल अतीत में वह किसी ऐसी चीज के लिए जिद कर रहा था जो उसकी नहीं थी। उसमें भी बाकियों की तरह हुनर था, लेकिन बदकिस्मती से वह तलवार चलाने का नहीं, बल्कि जादू का हुनर था। उसमें जादू का हुनर था जो रनकैंडर परिवार में वर्जित था। लोग जादूगर तो थे, लेकिन अगर उन्हें भौतिक वस्तुएं पहनने के लिए मजबूर किया जाए तो वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उन्हें सही धागे के साथ चलना था, सही वस्तुएं पहननी थी ताकि वह शक्ति से भर जाए। उस दिन से जिन ब्रून कैंडर के जीवन ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए और उसे लगातार जरूरत महसूस होती रही। मेहनती, जादूगर बनने में लगनशील, दिन ब दिन खोजता, सीखता और ज्ञान प्राप्त करता। फिर एक दिन उसकी जिंदगी ने एक नया अध्याय शुरू किया। उस रात वह अपनी खोज में इतना तल्लीन था कि उसने अपने पीछे अजीब तरह से ऐंठते और मुड़ते हुए साए पर ध्यान ही नहीं दिया। पलक झपकते ही जमीन से एक बड़ी काली परछाई निकली और अचानक उसे घेर लिया। जिनके पास खुद को रोकने का समय नहीं था, बस उसने अपना सिर घुमाया और वह पूरी तरह से काला पड़ गया। वह जगह इतनी शांत थी कि डरावनी लग रही थी।
और उससे भी ज्यादा डरावनी थी अचानक हुई वह घटना। उसके पीछे से एक रहस्यमय गहरी आवाज आई। उस व्यक्ति ने उसे पीछे से परखते हुए देखा, जिससे जीन सिहर उठा, क्योंकि जियांगू ने कहा था कि किसी राक्षस से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसने तुरंत मुड़कर पूछा कि वह व्यक्ति कौन है। दूसरा व्यक्ति भी खुश हुआ और उसने तुरंत जवाब दिया। उसका नाम सेरेट था, छायाओं का स्वामी या छाया स्वामी। यह छाया स्वामी बहुत बड़ा और भारी भरकम था, जिसका न कोई चेहरा था न नाक, बस उसके गले में कुत्ते की जंजीर साफ दिखाई दे रही थी। जिनून कैंडर कहीं बीच में खड़ा हुआ लग रहा था, एक विशाल देवता के साथ। छायाओं के स्वामी ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसका नाम पुकारा और उससे कहा, उसके साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करो। एक बेहद मजबूत संधि, जिन न केवल अंधकार की शक्ति का उपयोग कर सकता था, बल्कि अपने शरीर पर लगे सभी श्रापों को भी दूर कर सकता था। श्रापों की बात करते हुए एस रेट को अचानक एक दिलचस्प बात पता चली। जिनके शरीर पर पहले से ही किसी समय एक श्राप था। छायाओं के स्वामी ने उसके शरीर में एक नारंगी श्राप साफ देखा और उसके चारों ओर लाल जंजीरें फैली हुई थीं। यह, हे भगवान, मुझे इसका एहसास अभी क्यों हुआ? ऐसा लगता है कि जिन रन कैंडर को बचपन से ही कोई नफरत करता था, इतनी नफरत की उस पर एक क्रूर और घिनौना श्राप डाल दिया जिससे उसकी सारी प्रतिभाएं मिट गईं। मुझे तो यह सामान्य लगता है, सभी पुरुष नायक ऐसे ही होते हैं। लेकिन जिन बहुत हैरान था। हम, जो बाहर खड़े होकर उसकी जिंदगी को देख रहे थे, सोच रहे थे कि यह एक नीरस कहानी है, लेकिन उसके लिए बचपन से ही श्रापित होना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। शैडो लॉर्ड ने उसे श्राप के बारे में समझाया। श्राप, इसे मृग तृष्णा तलवार कहते हैं, जो तलवारबाजी की प्रतिभा को निकल सकती है। अनगिनत गर्म जंजीरों से घिरा यह लाल नारंगी प्रभामंडल एक भयानक अभिशाप है जो रन कैंगर परिवार में मौजूद नहीं हो सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि छाया स्वामी को यह युवक दिलचस्प लगता है। पता चलता है कि वह इस अभिशाप की ओर आकर्षित है। बोलते हुए उसने अपना हाथ सीधे उस जगह पहुंचाया जहां अभिशाप रखा था। एक हल्के से झटके से अभिशाप तुरंत टूट गया। शेरिड ने उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने 28 सालों से मुख्य पुरुष पात्र को परेशान किया था। पंख की तरह हल्का, टूटे हुए टुकड़े और जंजीरें। धीरे धीरे अंधेरा छंट गया। अब से कोई भी श्राप नायक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और छाया स्वामी ने उसे एक श्रेष्ठ जादुई तलवारबाज बनने का अनुरोध किया था। अब से छाया स्वामी जिनरन कैनलर पर नजर रखेगा और उसका रक्षक देवदूत बन जाएगा। अनुबंध पूरा होने के बाद अंधेरा तुरंत गायब हो गया और एक अजीब सा उजाला कमरा लौट आया। नायक स्थिर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पता चला कि छाया स्वामी श्राप हटाने आया था, उसे शक्ति दी और फिर चला गया। इसने तो कुछ भी नहीं मांगा। क्या दान के लिए फोटो सेट वाकई महंगा है? जिन भी अपने अनुभव से समझ नहीं पाया। उसे कुछ देर वहीं खड़ा रहना पड़ा, फिर जल्दी से अपनी तलवार उठाकर बाहर भागा। घर से निकलते ही उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और फिर तूफान की तरह तेज और शक्तिशाली वारों की एक श्रृंखला शुरू की और तलवार का अंत आकाश की ओर इशारा करते हुए वार से हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, छाया स्वामी झूठ नहीं बोल रहा था। हर बार जब वह अपनी तलवार घुमाता तो उसे तलवारबाजी का एक नया स्तर महसूस होता। इससे वह खुश और आनंदित हो जाता। जन्म से ही उसने पहले कभी अपनी तलवार इतनी आज़ादी से नहीं घुमाई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी तलवारबाजी कर सकता है, इतनी हल्की कि उसे कोई वजन भी महसूस न हो। तलवार को क्षैतिज और लंबवत घुमाने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हाथों से हवा में वार कर रहा हो। जितना ज्यादा वह घुमाता, उतनी ही ज्यादा उसे झुनझुनी महसूस होती, इसलिए वह और तेजी से घुमाता। वो घूमते घूमते थक गया था। सोच रहा था कि शायद उसे अपनी तलवारबाजी में कुछ नयापन लाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपना हाथ उठाया और तलवार में जादू की एक खतरनाक धारा छोड़ी, जिससे जानी पहचानी तलवार इतना तेज और कहीं ज्यादा ताकत से वार करने में सक्षम। उसी गुणवत्ता वाली जानी पहचानी तलवार को देखकर जिनको लगा जैसे उन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। चांदनी की चमक में वह लगातार अपनी तलवार को आगे पीछे घुमा रहे थे, अपनी तलवार में मग्न, बिना यह जाने कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। न जाने कब से पूरे कवच, लोहे के हेलमेट और लोहे की तलवारें पहने 3 लोग वहां खड़े थे। कुछ ही देर बाद फिर से एक घना अंधेरा छा गया। इस बार यह भगवान की परछाई इसलिए दिखाई दी क्योंकि नायक बेहोश हो गया था। किसी को पता नहीं था कि युद्ध कैसे हुआ। नायक को जागने से पहले काफी देर तक बेहोश देखा गया। होश में आने पर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों और सिर से लाल रक्त बह रहा था। उसकी दृष्टि धुंधली थी, चारों ओर चीखें गूंज रही थी। उसका शरीर किसी अनजान कारण से भारी लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि जब उसके शरीर पर एक विशाल चट्टान का दबाव था तो उसका शरीर भारी कैसे नहीं हो सकता था।
उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, हर जगह खून ही खून था। उसके हाथ, पैर, पीठ, कंधे, चेहरा जख्मों से भरा हुआ। बहुत ज्यादा खून बहने से धीरे धीरे उसकी चेतना क्षीण हो गई। उसकी आंखें खुलीं। उसने अपने गुरु को पुकारने की कोशिश की, सेडेट को पुकारा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने मदद के लिए आसपास के लोगों की ओर रुख किया। उसने पुकारने की कोशिश की कि कोई है या नहीं, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह अविश्वसनीय था, वह नींद में ही मर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रात में उस पर हमला किया हो। क्या इसलिए कि वह बेकार था? उसे सेरेट द्वारा दिए गए जादू और शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। अगर उसे अंत में ऐसे ही मरना ही था तो उसे उम्मीद क्यों दी जाए, उसे एक मौका क्यों दिया जाए और फिर उसे इस मलबे में क्यों मरने दिया जाए? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह मुख्य पुरुष पात्र है, वरना आम लोग इतनी बुरी तरह नहीं मर पाते। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वह मुख्य पुरुष पात्र है, इसलिए एक मजबूत मुख्य पुरुष पात्र बनाने की प्रेरणा पैदा करने के लिए उसे ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। और जाहिर है, कोई भी मुख्य पुरुष पात्र पहले एपिसोड से ही नहीं मरता। एक लंबे अंधेरे के बाद उसे आखिरकार उजाला दिखाई देता है। उसे लगा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था, वह तो बस पुनर्जन्म था। अचानक उसे लगा जैसे वह उस समय में लौट गया है जब उसकी नाक बह रही थी। उसके दो छोटे हाथ जमीन पर खाली थे। उसके पीछे कबीले के लोग थे जो अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर रहे थे। वह सवारों से भरा हुआ था जब उसने ऊपर देखा और तलवारों का एक बगीचा देखा। उसे यकीन था कि वह मर चुका है। उस समय मौत का एहसास पहले से कहीं ज्यादा साफ था, लेकिन अब भी वह आकाश, धरती को महसूस कर सकता था और अपने आसपास के लोगों को साफ देख सकता था। यहां तक कि उसने यहां जिल को भी देखा। उसके सामने चमकती तलवार वह तलवार थी जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह बारी सादा थी, परिवार के मुखिया की तलवार जिसे उसने कभी चुना था। इस तलवार को देखकर उसे समझ आने लगा कि उसने अपना बचपन फिर से जी लिया है, ठीक उसी दिन जब उसने चुनाव समारोह मनाया था। अब वह 1 साल की उम्र में जिन रुन कैंडर था, उस तलवार को चुनना शुरू कर रहा था जो उसके भाग्य से जुड़ी थी। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, इसलिए इस बार उसे सोच समझकर चुनो। जो जिंदगी उसने जी थी वो दोबारा नहीं दोहराई जा सकती। जिन ने अपनी गोलमटोल छोटी सी बाहों उस तलवार को पकड़ने के लिए बढ़ाई जिसके साथ वह जिंदगी बिताना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि वह कोई साधारण तलवार चुनेगा? बिल्कुल नहीं। वह अब भी परिवार के मुखिया की तलवार ही चुनेगा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं होगा। वह अपनी जिंदगी उस तरह नहीं जिएगा। अब भी जयकारे होंगे, अब भी सबकी तारीफें होंगी, अब भी उसके कंधों पर उम्मीदें होंगी, लेकिन जिंदगी, वह इस जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगा। पहले की तरह उत्तरी चाचाओं के हाव भाव हैरान करने वाले थे। कुछ ईर्ष्यालु थे, कुछ खुश और दिलचस्प। जहां तक पिता का सवाल है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। चयन समारोह यही समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार नहीं छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह इस जीवन को लेकर बेहद गंभीर थे। उन्हें इस परिवार का नेतृत्व हर हाल में संभालना था। समय पलक झपकते ही बीत गया। उस दिन से 6 साल बीत गए जब उन्होंने तलवार चुनी थी। ली वू ताई में एक तूफानी दिन, जिनको अचानक एक विचार आया। मैंने सोचा कि च्यू को एक किताब पढ़कर सुनाऊं, लेकिन बदकिस्मती से उस समय मेरी लंबाई कम थी, इसलिए मैं किताब तक पहुंच नहीं पाया। इसलिए मुझे एक कुर्सी लगानी पड़ी। दरअसल मैं ली वू ताई में 6 साल से हूं। परिवार के नियमों के मुताबिक मुझे 10 साल की उम्र तक वहां रहना है, उसके बाद ही मैं जा सकता हूं। तो अभी 3 साल और हैं। मैंने कहा कि यह बोरिंग है। दिन भर मैं बस खाता पीता, सोता और किताबें पढ़ता रहता हूं। इसके अलावा कभी कभी नौकरानियां मुझे उठाने के लिए चिल्लाती हैं। आज क्या हो रहा है? चिल्लाने के बाद अचानक मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सदमे में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। भयानक। मुझे लगा कि कमरे में कोई भैंस, गाय या कोई इंसान मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो बस एक मरा हुआ पक्षी था, एक पक्षी जिसके सीने में छुरा घोंपा गया था और सीधे उसके कमरे में फेंक दिया गया था। बस उसे देखकर ही पता चल जाता है कि अपराधी कौन है। ली वू ताई में ये सब करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो ही है जो बिना नाम बताए यहाँ आया था। मैंने अभी तक कोई तस्वीर नहीं देखी है, लेकिन मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है और वो जानी पहचानी लग रही है। वो अपराधी हैं, इसलिए उन्हें आकर देखना होगा कि जिन कैसा है। जिन रोता नहीं है। जब वे दर्द में होते हैं तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। जब वे जिन को दर्द में नहीं देख पाते तो उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है। और कौन? पुरुष प्रधान के 2 प्यारे बड़े भाई, दाना काला डूरियन, रन कैंडर का 9 वर्षीय 17वां युवा स्वामी, और एक सफ़ेद डूरियन, रन कैंडर के परिवार का 9 वर्षीय 12वां युवा स्वामी। वह अंडे से शरारती था। एक कबूतर को मारकर किसी के कमरे में फेंक दिया
और फिर उसे न देख पाने का पछतावा हुआ। नौकरानी ने उसे सबसे पहले देखा। क्या आपको उपहार पसंद आया? यह निश्चित नहीं है कि यह रोने लायक है या नहीं। कितने अफसोस की बात है कि यह जीन एक असली कमीना है, पहले वाला असली नहीं। यह तोहफा। वह बहुत असंतुष्ट है और उस बदकिस्मत पक्षी को ठंडेपन से देख रहा है। उसने पक्षी को रुमाल में लपेटा और शांति से अपने दो भाइयों की यादें ताज़ा की। वे निर्दयी होना तो जानते ही नहीं, हत्या की मशीनें थे। यह पक्षी क्या है? भविष्य में ये दोनों ड्यूरियन पायनियर बनने के बाद कुख्यात हत्यारे बन जाएंगे। लेकिन अभी तो वे सिर्फ 9 साल का, सिर्फ 9 साल का, और पहले से ही ऐसा कुछ कर रहा है। चिड़िया ने कुछ गलत नहीं किया, उसे सिर्फ परेशान करने के लिए ही क्यों मारा? संयोग से पास में ही एक बेकार कूड़े का टुकड़ा पड़ा था जो उसकी जिंदगी बढ़ाने में मदद कर सकता था। बोलते ही उसने तुरंत भूतनी की गर्दन पकड़ ली और उसके शरीर की राक्षसी शक्ति को चूस लिया। तूने तोहफे देने और हालचाल पूछने की इतनी जहमत उठाई, लेकिन तेरा छोटा भाई इस पर ध्यान ही नहीं देता है ना? दोनों डूरियन बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, यह सोचकर कि क्योंकि जीन ने कबीले का नेता बनने का भाग्य चुना। हाँ, इतना घमंडी और कृपालु किसी का भी विचार नहीं। तलवार इतनी बड़ी थी कि यह स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को कोस रहे थे। ठीक है, अगर आपको यह पसंद है तो करें, कहें। आप इसे सुन सकते हैं या नहीं यह आपके ऊपर है, और निश्चित रूप से आप कुछ भी नहीं सुन सकते। यह बहुत धीरे से कहा गया था। मैं इसे सुन भी नहीं सका, और इससे सफ़ेद डूरियन को लोगों को मारने के लिए अधिक ताकत मिल गई। उसने अपने छोटे भाई के कंधे को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया, फिर उसे मुक्का मारा। लेकिन क्या आश्चर्य, यह मुक्का वो इनको नहीं लग सका बल्कि अवरुद्ध हो गया। चौंकाने वाला। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि जिस स्थान पर उसके प्यारे छोटे भाई का हाथ ऊपर उठता रहा, काला धुआं भयानक था। वो काला पदार्थ धीरे धीरे एचेने की बाहों तक पहुंच गया, जिनकी जानलेवा निगाहें भी उसके साथ थीं। उसने साफ कहा, तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो, चुप रहो। यह बहुत ही असभ्य था, लेकिन दोनों डूरियन सरदारों के पास अब अपने छोटे भाई को घुसा मारने का मौका नहीं था। उसे सबक सिखाने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि उसे सिखाने वाला तो जिन ही था। हाना इतनी सदमे में थी कि वह उड़ जाना चाहती थी, लेकिन जिन के लगातार घुसे झेलने के कारण वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। ऐसे ही, क्या इसे किसी बच्चे को धमकाना माना जाएगा? उसकी पिछली जिंदगी को मिलाकर वह लगभग 37 साल का हो चुका था। उसे लड़ने का काफी अनुभव था। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक मुक्का, फिर चेहरे पर एक मुक्का। उसने ऐसा कहा और धीरे से चेतावनी दी, बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं। यह कहने के बाद उसने हारोना के पेट में सीधा मुक्का मारा। सफ़ेद डूरियन बिल्कुल भी जवाब देने में असमर्थ था। उस मुक्के के बाद और भी मुक्के, लातें और घुटने लगे, और यह सब कुछ देर बाद ही बंद हुआ। काले पदार्थ का ढेर भी इसी वजह से था, और फिर वह चला गया। उसने अपने दोनों भाइयों को धीरे से याद दिलाया कि अब से उसके सामने आना ही बेहतर नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसके दोनों भाइयों ने उसके साथ किया था। थोड़ी देर बाद नया नौकर आया। वह भी बहुत चिंतित था, लेकिन देर हो चुकी थी, अब और कुछ निपटने की जरूरत नहीं थी। दो डूरियन पहले से ही वहां तस्वीर पर पड़े थे। जिन ने जल्दी से अपने हाथ में काले पदार्थों का ढेर छिपा लिया और भारी आवाज में पुकारा। दूसरा व्यक्ति तल्लीन था। दोनों युवा स्वामी मुंह खोले जमीन पर लेटे रहे, जिनकी पुकार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसे कोई परवाह नहीं थी, उसने बस वही किया जो करना जरूरी था। ठंडे स्वर में उसने कहा कि वे दोनों अचानक झगड़ने लगे, जो बिल्कुल अनुचित लग रहा था। खान को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी खान को समझाने की नहीं थी। उसे बस एक कारण बताना था, और खान को वह कारण मानना ही था। संक्षेप में, अगर कोई आज की घटना के बारे में पूछता तो उसे यही जवाब देना होता कि उन दोनों में झगड़ा हुआ था और फिर वे खुद ही बेहोश हो गए थे। सफ़ेद डूरियन। यह सुनकर वह इतना बेकाबू हो गया कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह खड़ा होकर गाली देना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर सका। उसे इतना दर्द हुआ कि वह खान की बाहों में दांत पीसता हुआ पड़ा रहा। खान को जिन का सीधा आदेश मिला। उसे लगा कि इस परिवार का सबसे छोटा मालिक भी वाकई एक क्रूर इंसान है, लेकिन घर का नौकर होने के नाते वह विरोध नहीं कर सका। इसलिए उसे यह कहते हुए सहमत होना पड़ा कि वह समझ गया है और दोनों भाइयों काले डूरियन और सफ़ेद डूरियन को अस्पताल ले जाना चाहता है। लेकिन जिन ने उसे जाने नहीं दिया। उसे चाहिए था कि वह उन्हें अस्पताल ले जाए, कहीं और बस एक तौलिया लाना होगा। नतीजतन पूरा समूह बारिश की परवाह किए बिना एक दूसरे को घसीटते हुए जंगल में ले गया। बरसात के दिन को छोड़कर कोई भी दिन चुना, क्योंकि वह गंदा, गीला और बहुत चिपचिपा था। एक दूसरे को घसीटते हुए जंगल में एक चिड़िया की कब्र बनाने के लिए बहुत ही मानवीय व्यवहार।
चिड़िया की कब्र ठीक से बनाई गई थी और दोनों बड़े भाई उसे वहीं छोड़ सकते थे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर उन्हें यह पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। हना और डार को चिड़िया की कब्र के ठीक पीछे पेड़ के सहारे लिटा दिया गया। खान को यह बात बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। महोदय, क्या तुम सचमुच उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हो? तूफान तेज हो रहा है, मैंने तुमसे कहा था। जिन ने अनसुना कर दिया। वह सोच में डूबा आगे बढ़ गया। आज रात जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए दोनों भाइयों का हंसी जाक वाला अंदाज, वह चिड़िया जो बेगुनाह मर गई, और आखिरकार वह एक नतीजे पर पहुंचा। उसके भाइयों को अपने किए की गंभीरता को समझना जरूरी था। इतना कहकर वह पीछे मुड़ा और चमकती आंखों से खान को देखा, जिससे उसकी गंभीरता झलक रही थी। खान का क्या? मुझे खान के बारे में नहीं पता। युवा स्वामी क्या कहते हैं? मुझे सुनना ही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा, उसने जवाब दिया। फिर जिन चला गया। खान अपने युवा स्वामी को घूरता रह गया। उसका दिल अराजकता और निर्णय से भरा हुआ था। नीचे देखते हुए उसे अचानक कुछ चौंकाने वाला लगा। उसके युवा स्वामी के आसपास की ऊर्जाएं परिवार नहीं थी। एक तलवारबाज के पास शायद मन होना चाहिए, जो इस रनकैंडर परिवार में नहीं होना चाहिए। अगर मन यहाँ प्रकट होता तो उसे यकीन था कि यह मामला अब सिर्फ झगड़ा नहीं रहेगा। परिवार के भाइयों के बीच परिवार का सबसे छोटा स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सूचना तुरंत कबीले के मुखिया को देनी होगी। यह सोचकर खान ने अपने पास एक नौकर को बुलाया और एक घोड़ा तैयार करने का आदेश दिया। दीन ने तुरंत लाए गए घोड़े को देखा और जान गया कि उसका अनुमान सही था। खान न केवल उनकी रक्षा करने वाला शूरवीर था, बल्कि तीनों भाइयों का पर्यवेक्षक भी था। खान की नज़र में उसने जानबूझकर जो काला पदार्थ प्रकट किया था वह जादू जैसा था, इसलिए वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। रन कबीले में वर्जित एंडर को कबीले के नेता को तुरंत सूचित करना जरूरी था। अंधेरे से मिली यह आध्यात्मिक शक्ति ही उसके और सिरेट के बीच हुए अनुबंध का एकमात्र प्रमाण थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई हो, इसलिए छाया स्वामी ने उसे पुनर्जीवित कर दिया? मैंने बस जंजीर तोड़ दी और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। वह वैसे भी मर जाएगा, इसलिए उसे फिर से शुरू करने के लिए पुनर्जीवित करना जरूरी था। इस शक्ति की बदौलत वह जानता था कि अनुबंध इस जीवन में भी मान्य है। ज़िरिक ही था जो अभी भी उस पर नजर रख रहा था। छाया स्वामी द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति के वरदान की बदौलत वह ऐसा कर पाया। वह उस पंखदार साय के श्राप से बच निकला जिसने उसकी तलवारबाजी की क्षमता को सील कर दिया था। यही कारण था कि रनकैंडर परिवार का मूर्ख शक्तिहीन बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस जीवन पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। अभी उसे बस अपने पिता से मिलने की चिंता थी और वह मानसिक रूप से तैयार था। खान का जाना उसकी योजना का बस एक कदम था। खान रात में बारिश में बिजली की गति से अपने घोड़े पर सवार होकर रनकैंडर कबीले के कुलगुरु से मिलने गया और पूरी घटना की सूचना दी। संक्षेप में, परिवार के सबसे छोटे स्वामी ने युद्ध किया था। भाइयों के साथ किसी चमत्कारी तरीके से जीत हासिल की। वह चमत्कारी तरीका जादू से जुड़ा था। यह सुनकर उसके हृष्टपुष्ट पिता ने तुरंत खान को आदेश दिया कि वह शूरवीरों को इकट्ठा करे और सीधे उसके सबसे छोटे बेटे से मिलने जाए। दूसरे बेटों को भी इसकी जानकारी थी। एक काले बालों वाला आदमी खबर देने आया, हमने रनकैंडर परिवार के सातों अग्रदूतों और उनके अधीन 200 शूरवीरों को बुलाया है। क्या हम अपने बेटे से मिलेंगे या हम एक दूसरे को मार डालेंगे? सब बहुत निर्दयी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जरा भी भावना नहीं थी। बस एक स्पर्श से ही उसका सिर कट जाएगा। यहाँ तक कि ये खूबसूरत सफ़ेद बालों वाली बड़ी बहन, ये दोनों जेल लगे बड़े भाई और उनके पीछे खड़े 2 लोग, सबके अपने अपने भाव थे। लेकिन कोई भी बता सकता था कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। खासकर पिता, जिनका भालू जैसा फरकोट हवा में लहरा रहा था, सब कुछ बयां कर रहा था। कौन अपने सबसे छोटे बेटे को, जो सिर्फ 7 साल का था, उदास चेहरे के साथ संगीतकारों के समूह में बजाते हुए देखने जाएगा? आधी रात को अचानक मार्च करने का आदेश मिलना भी अप्रत्याशित था। मुझे शक है आधी रात को उस बूढ़े ने किसी को सोने नहीं दिया, सबको जगाया और कहा कि वह जा रहा है। कारण न जानते हुए मैरी बहुत उत्सुक थी और उसने तुरंत अपने भाईजा से पूछा कि क्या उसे कुछ पता है। उसने अभी अभी लूना से पूछा था, लेकिन उसे यकीन था कि लूना को कुछ नहीं पता, इसलिए अब उसे फिर से पूछना पड़ा। क्योंकि वह बहुत परेशान थी, उसे सच पूछना ही था। उसे चुड़ैलों को पीटने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अचानक उसे वापस बुला लिया गया और वह बहुत परेशान थी। दुर्भाग्य से लूना को कुछ नहीं पता था, जस को भी कुछ नहीं पता था। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और सोचा। उसने सोचा
उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद जुड़वा बच्चों को देखने आया होगा क्योंकि वे अगले साल लेवुताई से जा रहे होंगे, या फिर सबसे छोटे बेटे से मिलने। उनमें से कौन? सबसे छोटे बेटे की बात सुनकर मैरी चीख पड़ी। अविश्वसनीय। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता को उसके सबसे छोटे बेटे से मिलने क्यों जाना पड़ा। शुक्र है उसके पिता ने जल्दी से उसका मन साफ कर दिया, वरना वह मुश्किल में पड़ जाती। सबसे छोटे बेटे ने ही चयन समारोह में परिवार के मुखिया की तलवार चुनी थी, है ना? बात समझ में आती थी, लेकिन यह तुरंत समझ में आ गया। 6 साल पहले वाली बात में क्या गड़बड़ थी? अभी घर आया हूं, क्या वो मुझे इतनी सी बात पर वापस घसीटने वाला है? पापा चुप रहे और कोई राज बताने से इनकार कर दिया। मुझे सच में नहीं पता कि वो क्या सोच रहे थे, किसी बड़े भालू की तरह गहरा, रहस्यमय और अप्रत्याशित। भाई 7 और बहन 4 पापा की पीठ पीछे गपशप कर रहे थे, बुरी बातें कर रहे थे, लेकिन बहुत जोर से भी। बहन गुएत को तुरंत चुप रहने का इशारा करना पड़ा। बहन गुएत कौन थी? बहन गुएत लूना रन कैंडर थी। रन कैंडर परिवार की पहली धनी और सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी भी। और बाकी दो कौन थी? ये गपशप करने वाली छोटी काले बालों वाली औरत, यह सिस्टर बे है, मैरी रन कैंडर परिवार की 7वीं सौभाग्यशाली। खासकर बहुत बातों ने सिस्टर गुएत ने उसे बोलने नहीं दिया। वह अपने पिता के पीछे पीछे चलती रही, मन ही मन सोचती रही, क्या पिता खुद उससे मिलने घर आए थे? क्या वह शरारती बच्चा वाकई इतना काम का था? पहले तो उसे यह बात उलझन भरी लगी, लेकिन अब उसे यह थोड़ी आकर्षक लगी। दूसरा सफ़ेद बालों वाला आदमी भाई तू था। भाई तू सिस्टर बे जितना बातूनी नहीं था। भाई तू काफ़ी शांत था। ट्रॉम तिन्ह मुख्य पात्र जैसा ही था, जो उस समय सिर्फ 7 साल का था, और लैमली बहुत शांत था, जे के बिल्कुल विपरीत। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि मालिक अपने युवा मालिक से मिलने आया था, और अपनी कमीज पहनते हुए उसने कहा कि उसे उस दिन अचानक अपने बेटे की याद आ गई होगी। लेकिन उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था जब उसने जवाब दिया, शायद ऐसा ही हो। बेशक वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसा नहीं था। बेशक खान ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसके पिता अपनी सेना को यहाँ लाने के लिए इतने उत्सुक थे। क्या प्यार है, शायद हम फिर मिलेंगे और साथ में कुछ पल बिताएंगे। उसने खान को बहुत भोला समझा, इसलिए उसने केवल वही बताया जो उसने देखा था, और अपने पिता को यह नहीं बताया कि उसने जादू का प्रयोग किया था। वह ही देखने वाला था। जो कहा गया है वह बिल्कुल वैसा ही है। तो कहानी यह है कि सबसे छोटा बेटा जादू के अलावा किसी और शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, और पिता को उस क्षमता की जांच करने के लिए जल्दी से वापस आना पड़ता है, या वह खुद परिवार के लिए एक उपयोगी संपत्ति है। कैसा पिता इतना व्यावहारिक है, यह सोचकर ही डर लगता है, निराशा होती है। 6 साल बाद बिना किसी खुशी के बैठक की तैयारी में बैठा है। इसके तुरंत बाद ले यू ताई का विशाल द्वार खुल गया। योद्धाओं की पंक्तियां परिवार के मुखिया का स्वागत करने के लिए मानक शिष्टाचार के साथ व्यवस्थित रूप से खड़ी थी। लौट आया। अंदर आते ही उसने तुरंत एक स्वर में उनका अभिवादन किया। उसके पिता अंदर आए। उनका हर कदम स्थिर और बड़ा था। उनका आभामंडल डराने वाला था। आते ही उन्होंने दोनों को बुलाया और उनके ऊपर खड़े होकर अपने दोनों बच्चों को देखते हुए बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने पूछा, मैंने सुना है कि तुम दोनों का जिनसे झगड़ा हुआ था। बताओ, तुमने ऐसा क्या गलत किया था जिससे वे इतने चौंक गए कि उनके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। बेशक उनकी गलती थी, उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जिन के साथ जो किया, उन्हें लगा कि जिन उसी के लायक है। कैसी मूर्खता! लेकिन यह सच था। जाहिर है दोनों ने तुरंत इनकार कर दिया। यह उनकी गलती नहीं थी, उनके छोटे भाई ने उन्हें घायल किया था। चाहे वह सही हो या गलत, जो भी पहले अस्पताल पहुंचे वह निर्दोष था। उन्होंने अपने पिता को आसानी से बता दिया कि जिनके पास असाधारण शक्तियां हैं, जादू नहीं, बल्कि इस परिवार में वर्जित कुछ दोषारोपण और गांव का ढोल पीटने से पिता घृणा से भौंचक्के रह गए और अपने दोनों बच्चों को ऐसे देखने लगे जैसे दो खलनायकों को देख रहे हों। परिवार के मुखिया की तो बात ही छोड़िए, 7वीं बहन और चौथा भाई भी खुश नहीं थे। देव सिस्टर सेवन ने भी आह भरी और सिर हिलाया, मानो मेरे 2 छोटे भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं। काला डूरियन और सफ़ेद डूरियन जिन पर दोषारोपण करने में व्यस्त थे और इस पर ध्यान नहीं दिया, वे गपशप में व्यस्त थे। बूढ़े पिता को उकसा रहे थे कि वह छोटे भाई से जल्दी से पूछताछ करे, इससे पहले कि वह इसे छिपा सके। जेन जैसे शब्दों को परिवार के मुखिया सहन नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। तुम लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो इस रनकैंडर परिवार में जिंदा नहीं रह पाओगे। उनकी आदतें जो भी हों वे तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो घर जाकर सोचना चाहिए। क्या मेरे चेहरे पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं मजाक कर रहा हूं?
डूरियन के सिर वाले दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत डर गए। इन दोनों बच्चों के खत्म होने के बाद मुख्य पुरुष की बारी थी। वह इस पिता को अच्छी तरह जानता था। वह सबसे मजबूत और सबसे बेरहम इंसान था जिसे वह जानता था। बाहर वालों की तो बात ही छोड़िए, परिवार के बच्चे भी दयावान नहीं थे। रन कैंडर कबीले का मुखिया सृष्टि का शूरवीर, देवताओं का शिकर कहलाता था। बारी सादा को अपने हाथों में लेकर वह लगभग देवता के स्तर तक पहुंचना। यह उपाधि दिए जाने से पहले उनके पिता एक साधारण व्यक्ति थे, क्रोध, प्रेम और घृणा से भरे हुए। हालांकि उपाधि दिए जाने के बाद उन्होंने धीरे धीरे सभी सांसारिक भावनाएं खो दी और एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो केवल परिवार के गौरव और भविष्य को जानता था। पूरे परिवार को अपने कंधों पर उठाकर उन्हें ऐसा करना ही था। इसलिए परिवार के मुखिया के लिए, जिनके पास उनकी तरह तलवारबाजी में प्रतिभा नहीं थी, वे केवल कचरा थे, भोजन और चावल की बर्बादी। पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, इस जन्म में अलग था। इस जन्म में यह ज्यादा दृढ़ निश्चयी है और ज्यादा प्रतिभाशाली भी। इन आंखों को देखो, सिर्फ 7 साल के बच्चे के चेहरे पर कितनी परिपक्वता है, क्योंकि अंदर से वह सचमुच एक वयस्क है। पिछले जन्म में तमाम दुखों से गुजरने के बाद इस जन्म में कोई भी उसे नीची नज़र से नहीं देख सकता। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बड़े कमरे में दाखिल हुआ। सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं। सातवीं बहन इतनी उत्सुक थी कि वह यह देखने के लिए झुकी कि उसके सबसे छोटे बेटे में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसने उनके पिता को वापस आने पर मजबूर कर दिया। इतनी जल्दी में? क्या सातवीं बहन बहुत चालाक है? अपनी कमर सीधी करो वरना तुम्हारे पिता तुम्हें फिर से बाहर निकाल देंगे। जिन अपने पिता के सामने गया और कबीले के नेता से मिलने के लिए आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठ गया। यह इतना अजीब लगा कि ठंडे व्यक्ति को भी बुरा लगा। कबीले के नेता ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम मुझे पिता नहीं कहते? जिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट उत्तर दिया, यहाँ तुम्हारे सभी भाई बहन और कई रक्षक हैं और 100 से ज्यादा कबीले के सदस्य भी उपस्थित हैं। इसलिए उसने सोचा कि आज उसके पिता आधिकारिक कार्य से यहाँ आए हैं, इसलिए ऐसा व्यवहार करना अधिक उचित होगा। केवल 7 वर्ष का? और क्या शानदार जवाब है। मुझे लगा था कि आप कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी क्वीन हैं। आपका व्यवहार बिल्कुल सही है। सिस्टर nguyen थोड़ी हैरान हुई, लेकिन संतुष्ट भी। हालांकि घर के मालिक को उनकी इतनी सख्ती की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह आज यहाँ किसी और काम से आए हैं ताकि वह उन्हें सामान्य रूप से पिता कह सके। वह और दोनों टाना जुड़वा बहनें भी इसी व्यवहार संबंधी प्रश्न के साथ ब्यूटी क्वीन के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। आपको क्या लगता है कि आपसे कहाँ गलती हुई? इस प्रश्न से पहले उन्हें न तो डर लगा और न ही हैरानी। आखिरकार उन्होंने खुद को पहले से ही मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। पिता के पूछने का इंतजार करते हुए वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। जिन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसे सीधे अपनी छाती पर रखा और साफ जवाब दिया, मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। रन कैंडर परिवार के सदस्य होने के नाते दया का बदला नाराजगी से ही मिलता है। अगर आप में दया है तो आप दया का बदला लेंगे, अगर आप में नाराजगी है तो आप नाराजगी का बदला लेंगे। यहाँ जवाब देने के लिए आयोजकों को झंडा लहराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बेची अपनी सबसे छोटी बहन को खुद ताज पहनाएंगी। मैंने कहा कि जवाब देना अच्छी बात नहीं है। इससे वह बहुत उत्साहित हो गई। हुई मुस्कुराई, बेची को तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन बेची कोई जज नहीं थी, इसलिए बेची को बोलने का कोई हक नहीं था। जल्द सन्नाटा छा गया। एक पल की खामोशी के बाद परिवार के मुखिया ने सबसे छोटे बेटे को छोड़कर सभी को बाहर निकाल दिया, जिससे वे चौंक गए और जोर जोर से बातें करने लगे। एक योद्धा तो इतना हैरान हुआ कि उसने अपना सिर बाहर निकाला और कहा, युवा स्वामी कुलपिता की परीक्षा में पास हो गए। दुर्भाग्य से यह गपशप करने की जगह नहीं है, इसलिए कोई भी उनका जवाब नहीं देगा। अगर आपको मछली की चटनी या खीरे के बारे में बात करनी है तो बाहर जाकर बात करें, यहाँ देर मत करो। कुलपिता ने बाहर आने को कहा है, इसलिए आपको तुरंत बाहर आना होगा। फिर सभी चले गए, केवल गपशप करने वाली सातवीं बहन थोड़ा पीछे मुड़ी। यह बच्ची अपने स्वभाव के बिल्कुल अनुरूप थी। अपने छोटे भाई को अच्छा दिखाए बिना अपने पिता से भिड़ने की हिम्मत करना बेकार होगा। उस विशाल और प्रभावशाली शरीर के सामने उस नन्हे से बच्चे को थोड़ा मेंढक बनते देखना पहले से ही दिलचस्प था। सबके जाने के बाद परिवार के मुखिया ने अपना मुख्य उद्देश्य शुरू किया। उसे उससे कुछ पूछना था, क्योंकि टोना जुड़वा बहनों ने उसे बताया था कि उसके पास एक अजीब शक्ति है। हालांकि उसे दोनों ड्यूरियन को जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने खुलासा करने से बचने के लिए ऐसा पूछा। खान एक मुखबिर है। हालांकि जिन को यह बात बहुत पहले से पता थी। रन कैंडर कबीले में हम जादू का इस्तेमाल करने से कतराते हैं, क्योंकि अगर हम जादू को छू भी लें तो तलवारबाजी के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपने किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया?
कबीले का सरदार तो पहले से ही भयानक माना जाता था, अब तो वह अपनी छाती भी चमकाकर खड़ा था। उस व्यक्ति का काला चेहरा सामने वाले पर बहुत दबाव डाल रहा था, मानो अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसे तुरंत जिंदा खा लिया जाएगा। और उसने अपना डर छिपाने की जहमत नहीं उठाई। मैं अब जाता हूँ, अपने सबसे छोटे बेटे को सीधे सीधे बता देता हूँ, अगर उसने जादू को छूने की हिम्मत की तो वह उसे जाने नहीं देगा। अगर कोई सामान्य इंसान होता तो वह डर के मारे मर जाता, लेकिन यह तो नायक था, सब कुछ नायक की योजना में पहले से ही था। जिन ने अपने होंठ थोड़े से सिकोड़े, शांति से जवाब दिया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि वह ठीक रहेगा, यह भी जानते हुए कि उसके पिता इस शक्ति से मुंह नहीं मोड़ेंगे। इसलिए उसने जानबूझकर अपना मुख्य उद्देश्य प्रकट किया, जो इस ठंडे आदमी का ध्यान आकर्षित करना था, क्योंकि ज़रीर कुछ खास है। जिन खड़ा हुआ और अपने पिता से कहा कि उसे नहीं पता कि यह शक्ति क्या है और उसे यकीन नहीं है कि यह जादू है या। यह कहकर उसने अपना हाथ उठाया और अपने पिता को दिखाने के लिए वह जादू किया। काला पदार्थ दिखाई देने लगा, उसकी उंगलियां ढक गईं, जिससे उसका हाथ आग की तरह जलने लगा, और जो जल रहा था वह एक काली लौ थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। चूंकि उसे खुद भी नहीं पता था, इसलिए उसे अपने पिता से मदद मांगनी पड़ी। वह अभिनय में भी बहुत अच्छा था। अरे, अगर उसने यह नहीं कहा कि उसे कुछ नहीं पता तो वह सजा से कैसे बच सकता था। बहुत जल्दी उसकी हथेली के बीच से एक विशाल काली लौ जल उठी। इसे काली आग कहा गया, लेकिन यह वास्तव में काली नहीं थी। आग के गोले के बीच में एक चमकदार रोशनी थी जिसे बाहर से काले रंग की एक परत ने सावधानीपूर्वक ढक रखा था। उसने कहा कि वह अपने पिता से अपनी शक्ति की जांच करवाना चाहता था, लेकिन वास्तव में वह अपने पिता को अपनी शक्ति दिखा रहा था। और जैसी कि उम्मीद थी, वह सचमुच हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने बेटा अब इससे एक अलग इंसान होने का एहसास हुआ। उसके हाथ में जो प्रतिभा थी वह काली ज्वाला, रनकैंडर कबीले के संस्थापक की शक्ति थी। अगर उसका कोई ऐसा बेटा होता जिसके पास ऐसी विशेष शक्ति होती तो मिडको चीख चीख कर रोता। लेकिन कबीले का मुखिया तलवारों के कबीले का मुखिया था, इसलिए लोग एक अलग तरह से हैरान थे। एक ऐसे तरीके से हैरान जो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था, बस ठंडे मन से नीचे देखते हुए और मन ही मन आंकलन करते हुए। वह शक्ति अंधकार की शक्ति थी, वारिसाड़ा की वह अंधकारमय ऊर्जा जिसे इस बच्चे ने चुना था। आज पहले तो उसने सोचा कि उसने गलती से मजाक में तलवार उठा ली है, लेकिन पता चला कि उसमें असली हुनर था। इसका मतलब था कि इस नासमझ बेटे का परिवार का मुखिया बनना तय था। वह इतना सोच में डूबा हुआ था कि उसने अपने छोटे बेटे को जवाब ही नहीं दिया, इसलिए जिनको उसे याद दिलाने के लिए पुकारना पड़ा। परिवार के मुखिया ने बेरुखी से जवाब दिया, यह अंधकार के देवता ज़ेरेट की शक्ति है। बेशक जिन को पता था दादा ज़ेरेट उसका परिचय कराने आए थे, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं था, उसे नाटक पूरा करना था। उसने हैरान होने का नाटक किया और फिर पूछा, डार्क गॉड क्या है? बूढ़े आदमी से जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जवाब मिला कि तो ज़ेरेट ने रनकैंडर परिवार के संस्थापक श्री टेमा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय टीए शीर्ष एक सर्वर था। दुर्भाग्य से वह केवल मजबूत था लेकिन अमर नहीं था। उस दिन के बाद ज़ेरेट की मृत्यु हो गई और वह रनकैंडर परिवार में फिर कभी नहीं दिखाई दिया। आज तक परिवार के मुखिया को अभी भी नहीं पता है कि ज़ेरेट अब क्यों दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि छाया स्वामी उसके माध्यम से रनकैंडर परिवार से जुड़ रहा है। उसने पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली है। यकीन मानिए, मैंने पहले ही सच्चाई से जवाब दे दिया है। अब मुझे संतुलन बनाने के लिए एक और सवाल पूछना है। उसने घर के मालिक से कहा कि उसे एक बात जानने की जिज्ञासा है, क्या वह देवता उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली था? चेन ने मन ही मन सोचा, फिर जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता, क्योंकि उसने कभी किसी देवता से युद्ध नहीं किया था। इस जवाब का मतलब था कि उसने कभी किसी देवता का सामना या चुनौती नहीं दी थी, लेकिन वह किसी देवता से डरता भी नहीं था। यह वाकई अब तक का सबसे अहंकारी जवाब था जो उसने सुना था। आम लोग, आमतौर पर वह किसी देवता से लड़ने के बारे में सोचता भी नहीं था। इस आदमी ने तो यह भी सोचा कि उसे पता नहीं कि वह हारेगा या नहीं, यानी अगर उसे लड़ना पड़ा तो वह लड़ेगा और वह हार को पक्का नहीं मानेगा। रनकैंडर के मुखिया से जैसी उम्मीद थी, वह दूसरों से ज्यादा घमंडी था। उसने अपने देवता से हुई लड़ाई के बारे में सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ने के लिए हाथ भी उठाया। उस लड़ाई के बारे में सोचकर उसने तिरस्कार से उसे पुकारा और हाथ उठाकर पुकारा। उसका हाथ उसके चेहरे से भी बड़ा था। छोटे लड़के ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा परछाई से छिपा हुआ था। कोई सोचेगा कि वह बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करके सीधे अपने बेटे के चेहरे पर जाकर उस बेतुके के सवाल का जवाब देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके विपरीत चोन ने उसके सिर पर थपथ पाया और उसकी तारीफ की। यह एक अच्छा सवाल था।
जिन के बेटों के सवाल की बदौलत उसे बातचीत का एक बढ़िया विषय मिल गया था। अपने सबसे छोटे बेटे से मिलने यहाँ आना आज का सबसे अच्छा फैसला था। आप सवाल पूछते पूछते थक गए होंगे, मुझे आराम करने दीजिए और आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। वह अंधेरी शक्ति जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करें? हे भगवान, एक और सही गलत का जवाब किसका इंतजार कर रहे हो? तुम उस शक्ति का इस्तेमाल कुल के भले के लिए करना चाहते हो। था हम कुल के लिए, यही सही जवाब है। लेकिन गलत सवाल सुनकर तुम्हारे पापा को हंसी आ गई। शब्दों का कैसा बेतुका घालमेल। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। तुमने अपने भाइयों को बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें बीच तूफान में फेंक दिया। इतना सब करने के बाद भी तुम कहते हो कि ये सब कुल के लिए है। क्या तुम में हास्य की भावना है? सच बता। हालांकि यह थोड़ा आश्चर्यजनक था, लेकिन मेरी उम्मीदों से ज्यादा नहीं था। सचमुच। हालांकि यह पिता इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। उसने मुट्ठियां भींच लीं, उसकी बाहें कांप रही थीं और धीरे से कह रहा था कि वह इस शक्ति का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहता है। परिवार के मुखिया ने एक बार फिर चुपचाप उसे देखा। इस बार जवाब सही था। वह अपने पिता की यह बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे यह जवाब पसंद आया। आज से मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और जीन को कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। जब तक कि बाहर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तब उसने राहत की सांस लेने की हिम्मत की। पहली बार वह इतना जोर से हंसा था। आखिरकार वह इससे सुरक्षित निकल आया था। कुल मिलाकर इसके अपने फायदे और नुकसान थे। डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलना बेशक अच्छा था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसके पिता उससे ज्यादा उम्मीदें रखते। यह एक अप्रत्याशित नतीजा था। अपने पिछले जन्म के बारे में सोचकर जिन अपने पिता से बात भी नहीं कर पाया था, इसलिए यह जानकर कि यह जीवन बिल्कुल अलग था, वह उत्साहित हो गया। उस मुलाकात के बाद ले यूताई सामान्य हो गया। आमतौर पर अभी भी तूफानी और उदास माहौल था। हालांकि आज सामान्य से ज्यादा लोग थे, इसलिए थोड़ा शोर था। सच कहूं तो सिर्फ सिस्टर बे ही बोल रही थी। जाने से पहले सिस्टर बे ने जिन को एक डिब्बा दिया। यह एक खास तोहफा था। जिल के अनुसार यह काफी भारी लग रहा था। इन को क्यों लगा कि यह किसी का सिर हो सकता है? शायद इसलिए कि मैरी बहुत पागल लग रही थी, लेकिन शायद यह किसी का सिर नहीं था, क्योंकि जाने से पहले सिस्टर बे ने उसे इसे अच्छी तरह पकाने के लिए कहा था। अगर यह सच में था तो सिर कितना डरावना है। आखिरकार सातवीं बहन की विदाई की इच्छा थी कि वह जल्दी से मजबूत हो जाए। समझे। अलविदा कहने के बाद वह चौथे भाई के साथ चली गई। चौथे भाई ने यह नहीं पूछा कि उसका सामान कहाँ है, लेकिन उसने कहा कि उसने उसे सबसे छोटे भाई को दे दिया है। जिज्ञासु सातवीं बहन ने अचानक उसे सामान क्यों दे दिया, जिनको वास्तव में तब तक समझ नहीं आया जब तक उसने उपहार बॉक्स नहीं खोला। यह वास्तव में एक बहुत ही खास उपहार था। बॉक्स खोलते ही उन्हें गर्मी का एहसास हुआ, जिससे वे सभी चौंक गए। जिल 9 बार चौंक गई, मी 1 बार चौंक गई, और नाम। खास बात यह थी कि इसे हिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बड़े डिब्बे के अंदर एक बड़ा सा दिल था जो सचमुच अभी भी चमक रहा था। यह न तो इंसान का दिल था, न ही भैंस या गाय का। चारों ओर चिंगारियां बिखेरती यह अजीब सी शराब फिनिक्स का दिल थी। उसने इसे 7 साल के लड़के को दिया। जैसी की उम्मीद थी, सातवीं बहन पागल थी। सौभाग्य से यह 7 साल का लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था। शुरुआत से ही, क्योंकि वह साधारण नहीं था, उसे मैरी रन कैंडर जैसी असाधारण शख्सियत से एक तोहफा मिला। रन कैंडर परिवार की 6 सितारा शूरवीर और 7वीं कमान, जिसे विनफ्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। गीत का शीर्षक शीशी तू हा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका एक और नाम भी है जो उसके असली स्वभाव को दर्शाता है। जियांग हू से दक्षिणी क्षेत्र की पागल औरत कहता है, उसने दीनिन को यह फिनिक्स हृदय क्यों दिया? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। वह जल्दी ही शक्तिशाली हो जाएगा और उसका प्रतिद्वंद्वी बन जाएगा। अगर वह बचपन से ही इस फिनिक्स हृदय को खा ले तो उसे न केवल अग्नि का प्रतिरोध करने की क्षमता प्राप्त होगी, बल्कि एक प्रकार का शक्तिशाली भी प्राप्त होगा। जैसे जैसे इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति बड़ा होता जाएगा, अमृत का प्रभाव बढ़ता जाएगा। वैसे फिनिक्स का हृदय न केवल भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि 6 सितारा जादूगर के लिए फिनिक्स को सुरक्षित रूप से बुलाने के लिए एक आवश्यक सामग्री भी है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इस जन्म में वह अपने साथ एक फिनिक्स को बुला सकता है। लेकिन मुझे यह अभी क्यों याद आया? मैंने देखा कि उसने पहले ही एक पूरी मेज तैयार कर रखी थी, जिसका अर्थ था कि जिली ने फिनिक्स का हृदय भी पकाया था और उसे अभी ऊपर ला रही थी। खाने के लिए एक बड़ा कटोरा। आगे बढ़ो, इसे अभी खा लो इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। उसने भी ऐसा ही सोचा।
लेकिन इसे निगलना बहुत मुश्किल था। अचानक दो पागल लड़के प्रकट हुए और वहां खड़े होकर उसे टोकरी भर मैला खाते हुए देखने लगे। बहुत असभ्य है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी से कहो ताकि लोग बस यूं ही सवाल पूछ सकें। लेकिन तुम बता सकते हो कि वे जो भी कहना चाहते हैं, वे फिनिक्स का दिल एक साथ खाना चाहते हैं। पहले तो वे थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब जिन ने दोबारा पूछा तो उन्होंने जोर से सिर हिलाया। हालांकि दादी का खाना खाना आसान नहीं है। उसने अपने दो बड़े भाइयों की ओर इशारा किया। अगर तुम खाना चाहते हो तो अनुरोध सुनो। हे भगवान, जब तुमने ऐसा किया तो तुम क्या सोच रहे थे? जब तुम दोनों डूरियन काम करने के लिए राजी हुए तो तुम क्या सोच रहे थे? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बताना चाहती है कि तुमने सही सोचा। वे दोनों काम करने के लिए राजी हुए और ऐसा करते हुए गालियां भी दी। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उन्होंने यह काम क्यों स्वीकार किया। उन्होंने अचानक खाने के लिए कहा और फिर उन्हें ज़मीन खोदने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे काम जो उनके जैसे छोटे ज़मींदारों को नहीं करने चाहिए। मुझे नहीं पता कि वे कब से खुदाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोद दिया था। वे बस खाना और मिट्टी निकालना चाहते थे। क्या होगा अगर किसी ने उन दोनों को यह गड्ढा खोदते देख लिया तो क्या होगा? दोनों डूरियन भी बड़ी सहजता से सोच रहे थे। अगर किसी ने उन्हें पकड़ लिया तो जाहिर है सबसे छोटे को सजा मिलेगी। हमारा क्या होगा? हम तो बस खाना चाहते थे। सबसे छोटा नेता था, हालांकि वह थोड़ा डरावना था। रन कैंडर परिवार के लोगों में विशेष शारीरिक शक्ति थी, इसलिए वे खुदाई कर सकते थे और इतनी सारी चीज़ों के बारे में शिकायत कर सकते थे। वे वही बेहोश हो गए होंगे। मित को अभी भी समझ नहीं आया था कि मुख्य पात्र ने इन दोनों को जाने क्यों दिया। खुदाई का क्या मतलब है? लेकिन ऐसा लगता है कि वे लगभग अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। जिस जगह वे खुदाई कर रही हैं उसके नीचे एक गुप्त कमरा है जो धीरे धीरे हिल रहा है। ऊंची छत से पत्थर और मिट्टी नीचे गिर रही है। एक बड़ी परखनली में गिर रही है जिसके अंदर एक व्यक्ति है। उस परखनली को सावधानी से रखा गया है, ठीक से सील किया गया है, जिससे उसके अंदर एक लंबा आदमी सुरक्षित है। जिस चीज को तहखाने में गहराई में रखा जाना चाहिए, एक जार में रखकर जंजीरों से बांधा जाना चाहिए, उसे लोग बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। उस बड़ी परखनली में बंद आदमी का पूरा शरीर कभी भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा आसपास का क्षेत्र काले पदार्थ से ढका हुआ था जो जिनरुन कैंडर की काली लपटों जैसा लग रहा था। यह सचमुच बहुत रहस्यमय, बहुत उत्सुक और विशेष रूप से बहुत खेदजनक था कि इतना सुंदर आदमी जमीन के नीचे छिपा हुआ था। गुफा खोदने का काम पूरा करने के बाद दोनों डूरियन ले चीक सेंग को घसीटकर घर ले गए ताकि वे पहले तय किए गए इनाम को प्राप्त कर सके। जमीन खोदकर वापस आते ही वह गंदा और अस्तव्यस्त लग रहा था, इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नौकरानी को भी मन ही मन चिल्लाना पड़ा, हे भगवान, ये दोनों युवा स्वामी क्या कर रहे हैं? वह शरारती था और चप्पल पहनकर जमीन पर खेलने चला जाता था और सीधे घर में घुस जाता था। चायवाली लगभग मर चुकी थी। दा और हाना कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन उसे कुछ नहीं करना था। घर पर बैठना था, जी भरकर खाना पीना था और दोनों भाइयों के घर आकर उन्हें चिढ़ाने का इंतजार करना था। दोनों डूरियन बच्चे बेशक नाराज थे, लेकिन उन्होंने सौदा स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। आखिरकार फिनिक्स का दिल एक अनमोल चीज थी जिसके ताकत बढ़ाने वाले बेहद अच्छे प्रभाव थे। अपने छोटे भाई के लिए घोड़े या भैंसे का काम करना ठीक था, बशर्ते वह फिनिक्स के दिल से पका हुआ सॉसेज खा सके। अब जब काम पूरा हो गया तो उसे उल्टी आ गई। सामान यहाँ ले आओ ताकि घर जाकर पी सको। ऐसा लगता है जैसे दोनों ड्यूरियन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बिना पैसे दिए उन्हें खा जाएगा। शुक्र है जीन इतना बुरा इंसान नहीं है। स्वादिष्ट सूप पहले से ही मेज पर है, कृपया इसे खाएं। मैं अब आपको आमंत्रित नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसे पहले ही खा चुका हूं। जब मैंने मेज पर फिनिक्स की गंध के बारे में सुना तो मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत देखने गया। दुर्भाग्य से वह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। मेज पर फिनिक्स की एक बूंद जरूर थी, लेकिन सिर्फ 2 बूंदें बड़े करीने से चम्मच में रखी थीं। यह बहुत ही घिनौना लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। चला 2 बूंदें देते हुए बिना यह जाने कि कौन लेगा और कौन नहीं। छोटे जुड़वा बच्चों को तुरंत गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत ज्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है। उनके भरोसे को खुलेआम धोखा दिया गया है। लेकिन किसी को धोखा नहीं दिया गया था। यह साफ था कि उसने वादा पूरा किया। उसने कहा कि अगर वे काम पूरा कर लेंगे तो वह उन्हें साथ में फिनिक्स जूस पिलाएगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कितना देगा। थोड़ा या ज्यादा देना उनके दिल पर निर्भर करता था। लेकिन सभी ने देखा कि जिन बहुत दयालु थे, खासकर उनकी संकीर्ण सोच। 2 ड्यूरियन के साथ काम पूरा करते हुए जिन रनकैन सीधे जंगल में, और ऐसा लगता है जैसे वह सूखे मौसम में पैदा हुआ था।
पानी की भारी कमी के साथ या कुछ और के बह जाने के लिए बरसात के दिन चुनना पसंद करता है। कटहल और फिल्माने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे कैमरामैन भी थका देने वाले हैं। पुरुष प्रधान में गीला या गंदा न होने का आभास है। रेनकोट उतारने के बावजूद उसका शरीर अभी भी सूखा और साफ है। कटहल के अलावा कटहल के पास कुछ भी नहीं है। अन्य दो द्वारा खोदी गई गुफा का निरीक्षण करने जा रहे हैं। उन्हें जाने के लिए बरसात का दिन चुनना पड़ा। वह गुफा एक मिट्टी की गुफा है। क्या उसने इसे नहीं देखा? बेशक उसने इसे देखा, और क्योंकि उसने इसे देखा वह थोड़ा हैरान था। बस मुझे लगा था कि दोनों डूरियन लापरवाही और अहंकार से काम करेंगे। किसने सोचा था कि यह धंधा खूब चलेगा और खनिक बनने की अपार संभावनाएं भी। इस दीवार को खोदना एक मेहनत की प्रक्रिया थी। जिन दीवार के पास पहुंचा, उसकी मोटाई जांचने के लिए हल्के से हाथ से थपथपाया और उसे लगा कि यह दीवार ज्यादा मजबूत नहीं है, बस एक सितारा जादू का इस्तेमाल ही काफी होगा। इतना कहकर उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी हथेली से एक रहस्यमयी नीली रोशनी वाली जादुई गेंद निकाली। उसे जादू का इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया था, जिससे वह बेहद निराश, क्योंकि उसके शरीर में मन लगातार बढ़ता जा रहा था, उसे मुक्त किए बिना, मानो वह अतिरिक्त चर्बी हो जिसका वह कुछ नहीं कर सकता था। अब यह अच्छा था, यह दीवार ही उसकी नियति थी। वह तो स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षसों के उन स्थानों में भी दर्द होता होगा। हे भगवान, वे राक्षस थे, पत्थर या मिट्टी नहीं। उन्हें दर्द नहीं होता, उनके पास मांस और खून था, वे सोच सकते थे। पर्याप्त शक्ति इकट्ठा करने के बाद उसने दोनों हाथों से दीवार पर जोर से पटका, साथ ही अपनी जादुई शक्ति उसमें उंडेल दी। फिर अचानक एक तेज नीली बिजली गिरी जो दीवार पर अंकित नीले जादू के घेरे से बाहर निकली। नीली बिजली अभी भी उसके ठीक पीछे जोरदार ढंग से चमक रही थी। उसे वज्र इसलिए कहा गया क्योंकि उसका आकार ऐसा था, लेकिन असल में वह जादुई ऊर्जा की एक किरण थी जिसे उसने जादू के कमरे में छोड़ा था। जादूरोधी स्प्रे भी उसे झेल नहीं पाया। इस बेजान दीवार की तो बात ही छोड़िए, रेत की वह सख्त दीवार टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई और गिर पड़ी, जिससे उसके अंदर जाने का एक बड़ा रास्ता खुल गया। सम्राट लिन क्यों मूर्ख नहीं है? अगर उसे यह भी पता न होता कि ये दोनों भूत क्या करने की योजना बना रहे हैं, तो भी वह कतई इंतजार नहीं करता, यह जानते हुए भी कि वे उसे वायु प्रवाह अवरोध में फंसाना चाहते थे, एक मजबूत सुरक्षात्मक जादुई सरणी के साथ। आखिरकार यह रनकैंडर परिवार का गुप्त कक्ष था, इसमें लापरवाही कैसे हो सकती है? जीन ने बड़े दरवाजे की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसे अपने पिछले जन्म में कभी इस जगह आने का मौका नहीं मिला था। हालांकि वह जानता था कि गुप्त कक्ष यही है, फिर भी उसे अपनी आंखों से देखना बेहद अजीब था। एक बड़ा दरवाज़ा और एक सुरक्षात्मक जादुई सरणी जिसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत थी। उसे नहीं पता था कि उसे किसने बताया कि उसे पासवर्ड की ज़रूरत है। उसने बस उसे मुस्कुराते और सम्मानपूर्वक झुकते देखा। रन का बच्चा कैंडर मुरा खान को नियंत्रित करने आया। ऐसा कहते ही विशाल और भारी दरवाज़ा जोरदार चरमराहट की आवाज़ के साथ तुरंत हिल गया। उसके अंदर देखने के लिए दो बड़े दरवाजे खुल गए। जिन यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि रनकैंडर परिवार के गुप्त कमरे में क्या छिपा है। मूल रूप से केवल रनकैंडर परिवार के अग्रदूत ही यहाँ प्रवेश कर सकते थे। इस गुप्त कमरे में उन परिवारों के गुप्त पत्र रखे गए थे जिन्हें पिछले 1000 सालों में रनकैंडर परिवार ने रौंदा था। यह जगह काफी बड़ी थी, विशाल और अंधेरी दोनों। पिछले जन्म में एक व्यक्ति था। किसी ने उससे कहा था कि उसे इस जगह के बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह कभी पायनियर नहीं बन पाएगा। उस समय यह निराशाजनक था, लेकिन सच था। अब जबकि उसके भाई ने उसकी किसी जरूरी चीज में मदद की थी, तो जाहिर है कि वह इसका पूरा फायदा उठाएगा। जिन ठंडे मन से अंधेरे धुएं भरे गलियारे से गुजरते हुए रास्ते के अंत में रोशनी की ओर बढ़ रहा था। उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था, वह स्तर गलियारे के बीच में था। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं था जो उसे मिल सके। फज पर खननी में मौजूद चीज ने उसके जैसे पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी आश्चर्य से कह दिया, यह क्या है? यह इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन क्या किसी इंसान को परखनली में डुबोया जा सकता है? परखनली में यह आदमी पानी मिले काले पदार्थों की एक घनी परत से घिरा हुआ था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके चेहरे पर शल्क थे। इंसान के चेहरे पर शल्क कैसे हो सकते हैं? यह बेतुका था। हालांकि उसका चेहरा और रंग एक सामान्य इंसान जैसे दिख रहे थे, लेकिन इससे उसे एक अजीब सी शांति का एहसास उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या यह कोई इंसान है भी या नहीं, और इसे तो लिच नदी के पानी जैसे काले पदार्थ से भरे घड़े में क्यों भिगोया गया है। उसे ध्यान से देखने के लिए पास जाना पड़ा। परखनली की कांच की सतह पर हाथ रखकर वह पूछने ही वाला था कि यहाँ ऐसी चीज क्यों है कि अचानक उसे इस गुप्त कमरे में प्रवेश करने का पासवर्ड याद आ गया। वह वाक्य जो उसने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था।
रन कैंडर परिवार का बच्चा मुरा खान को वश में करने आया था। क्या यह वही इंसान हो सकता है? क्या यह ब्लैक ड्रैगन मुरा खान है? यह बहुत डरावना है। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक